आज पूरे देश में एक ही सवाल पर बहस हो रही है कि संभल पर सही कौन है। हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल की जामा मस्जिद का निर्माण प्राचीन मंदिर को तोड़कर हुआ है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इस मस्जिद के स्थान पर कभी भी कोई मंदिर था ही नहीं। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं और इन दावों की कीमत आम जनता चुका रही है, संभल के लोग चुका रहे हैं। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है और इनमें मोहम्मद कैफ 18 साल का था, बिलाल 23 साल का था, नईम 30 साल का था और मोहम्मद रोमान 50 साल का था। सोशल मीडिया ऐसे दावों से भरा पड़ा है कि इन सभी लोगों की हत्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की है और ये लोग पुलिस की गोलियों से ही मारे गए हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये सारे आरोप गलत हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक इन लोगों की मौत ऐसी गोलियां लगने से हुई जिनका इस्तेमाल देसी कट्टों के लिए होता है, यानी जो देसी कट्टों और देसी तमंचों में इस्तेमाल की जाती हैं, उन गोलियों से इन लोगों की हत्या हुई है। जिन हथियारों से ये गोलियां चली हैं वो हथियार पुलिस इस्तेमाल ही नहीं करती। पुलिस का यह भी कहना है कि इस हिंसा के पीछे गहरी साजिश हो सकती है, क्योंकि यह हिंसा संभल शहर के उस इलाके में हुई जहां शाही जामा मस्जिद है और यह वही मस्जिद है जहां हिंदू प्राचीन मंदिर होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि मुगलों ने 495 साल पहले वर्ष 1529 में इस मंदिर को तोड़कर यहां पर एक शाही जामा मस्जिद का निर्माण किया था। जो लोग ये कह रहे हैं कि यह विवाद 1-2 हफ्ते पुराना है और इससे पहले इस मस्जिद को लेकर कभी कोई विवाद था ही नहीं, वो लोग गलत सोच रहे हैं। इस मस्जिद को लेकर सैकड़ों वर्षों से विवाद चल रहा है और जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तब भी 19वीं शताब्दी में यह मामला अंग्रेजों की अदालत में भी आया था। लेकिन यह बात सही है कि अयोध्या, काशी और मथुरा की तरह यह विवाद कभी भी ज्यादा चर्चा में नहीं आया। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि यह विवाद आज का नहीं है और इस मस्जिद को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच काफी लंबे समय से संघर्ष चलता आ रहा है। यह पुराना विवाद है। दूसरी बात, इस बार जो हिंसा हुई उसके पीछे संभल की निचली अदालत का एक फैसला है जो 19 नवंबर को सुनाया गया था। 19 नवंबर को हिंदू पक्ष ने इस अदालत में एक याचिका दायर की जिसमें लिखा कि संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर ऐसे कई दस्तावेज हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि यहां मुगल काल में श्री हरिहर नाम का एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था और कोर्ट को इन दस्तावेजों का संज्ञान लेते हुए इस मस्जिद का सर्वे कराने की इजाजत देनी चाहिए। आमतौर पर ऐसे मामलों में अदालत का फैसला तुरंत नहीं आता, लेकिन इस मामले में संभल की निचली अदालत ने याचिका दायर होने के कुछ ही घंटों में याचिका को स्वीकार भी कर लिया और इस मामले में मस्जिद का सर्वे करने के लिए एक कमेटी भी बना दी और यहीं से इस विवाद में टकराव और बढ़ गया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जब अदालतों को ज्यादातर मामलों का निपटारा करने में वर्षों लग जाते हैं, तब इस मामले में कोर्ट का फैसला याचिका दायर होने के कुछ ही घंटों में कैसे आ गया? कोर्ट को आखिर ऐसी जल्दबाजी क्या थी? मुस्लिम पक्ष इसमें राज्य प्रशासन की मंशा पर सवाल उठा रहा है। 19 नवंबर की शाम को जब हिंदू पक्ष को अदालत के फैसले की कॉपी मिली, तब प्रशासन के लोग बिना देर किए मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंच गए और यह सर्वे रात को करीब 1 घंटे तक चला और इस दौरान 19 नवंबर को कोई विवाद नहीं हुआ। अदालत के जिस एडवोकेट कमिश्नर को इस सर्वे के लिए नियुक्त किया गया था, उसने सर्वे के नतीजों में स्पष्टता के लिए 24 नवंबर को दोबारा से मस्जिद जाने का फैसला किया और 24 नवंबर को फिर से सुबह के वक्त सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई। मुसलमानों में नाराजगी इस बात की थी कि यह सब कुछ अचानक से क्यों हो रहा है। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जितने भी लोगों से बात की, उनका निष्कर्ष यही था कि अगर सर्वे की कार्रवाई स्थानीय लोगों को भरोसे में लेकर की जाती तो शायद वहां पर यह हिंसा न होती। हालांकि पुलिस का कहना है कि सुबह 10 बजे जब सर्वे की कार्रवाई पूरी हुई तब तक माहौल शांतिपूर्ण था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इसके बाद अचानक वहां भीड़ आ गई और इस भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में 20 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें एक एसएसपी को गोली लगी है और हिंसक भीड़ ने संभल के एक सब इंस्पेक्टर से उनकी पिस्टल और मैगजीन भी लूट ली थी। कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमानों के दंगे थे,
जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है और ये आपको भी समझना होगा। ये जो हिंसा है ये हिंदू और मुसलमानों के बीच नहीं है, दो धर्मों के लोगों के बीच नहीं है। सच्चाई यह है कि ये दंगे या कह लीजिए ये हिंसा तब हुई जब मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुई हिंसक भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और इस हिंसक टकराव में हिंदुओं की कोई भूमिका नहीं थी। ये जो पूरा संघर्ष है, ये जो पूरा टकराव है, हिंसा है, ये पुलिस और मुस्लिम प्रदर्शनकारियों के बीच है। पुलिस का कहना है कि जिन मुसलमानों ने पथराव किया उनके बीच ये अफवाह फैल गई कि सर्वे करने आई टीम ने मस्जिद के वजू खाने से पानी निकालकर वहां पर खुदाई की है और जब लोगों ने मस्जिद के अंदर से पानी आते हुए देखा तो वो भड़क गए, वो हिंसक हो गए और फिर इन लोगों ने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इनमें भी एक वीडियो में बड़ी संख्या में लोग अपने चेहरे पर कपड़ा बांधकर पत्थरबाजी कर रहे थे और पुलिस पर कई घरों की छतों से चढ़कर लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। अब आप ध्यान से इन दंगों की सारी तस्वीरें देखिए और इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि संभल देश से क्यों कह रहा है कि अब भी वक्त है, संभल जाइए। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है। अचानक वहाँ का आसपास का नए छोटे छोटे बच्चे के आगे खड़ा करके कुछ लोगों ने जो उपद्रववादी ने आए के पुलिस का ऊपर पथराव करने की कोशिश किया और मस्जिद के ऊपर चढ़ने की कोशिश किया था। उनके द्वारा पुलिस की कुछ जो प्राइवेट जो व्हीकल्स थे उनको टॉर्च किया गया, जबकि वहां से कुछ 10-15 मीटर दूरी पे उनके जनता के अपने भी गाड़ियां थी लेकिन उनको उन्होंने टच नहीं किया। इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मे भी आपस में भी इनके अंदर कुछ न कुछ रहा हो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया देशी बंदूक से जो कारतूस इस्तेमाल होते हैं उससे लगने की बात है। अब आप ये देखिए कि हिंदू पक्ष इस मस्जिद को मंदिर क्यों बताता है और उसके पास ऐसे कौन से सबूत हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि बाबरनामा और आईने अकबरी ये दो ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि संभल की शाही जामा मस्जिद का निर्माण प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मस्जिद का एक सर्वे भी किया था जिसमें मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिलने का दावा किया गया था। इसी रिपोर्ट में एक शिलालेख का भी जिक्र है जिसके मुताबिक मुगल बादशाह बाबर के एक दरबारी ने हिंदू मंदिर को तोड़कर यहां शाही जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था और दावा है कि आज भी इस मस्जिद की संरचना में हिंदू मंदिरों की शैली और उससे संबंधित चिन्ह मिलते हैं, जिसके कारण संभल की जिला अदालत ने इस मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दे दिया। जो लोग संभल की अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें यह सोचना चाहिए कि अदालत सबूतों पर चलती है, भावनाओं पर नहीं, और इस मामले में अदालत को लगा कि उसके पास सर्वे की इजाजत देने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। यहां एक और बड़ा सवाल यह है कि जब इसी तरह के मामलों में अदालतें सबूतों के अभाव में विवादित ढांचों का सर्वे करने की अनुमति नहीं देती और ऐसी याचिकाओं को खारिज कर देती हैं तो उस समय ऐसे फैसलों पर कोई चर्चा नहीं होती, तब ऐसे फैसलों पर कोई विवाद नहीं होता। भारत में वर्ष 1200 से 1857 के बीच लगभग 650 वर्षों तक मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन रहा और इस दौरान गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत और मुगलों के दौर में भारत की सांस्कृतिक पहचान को मिटाने के कई प्रयास हुए, कई कोशिशें हुई और यह हमारा इतिहास कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा इतिहास कहता है। और उस समय की आप किताबें पढ़ लीजिए, सब में आपको यह कहानी दिखाई देगी। उस समय के अवशेष देख लीजिए, सब में आपको यह बात पता चलेगी। जब भारत की आधी से ज्यादा जमीन खाली पड़ी हुई थी तब मुगलों ने और इन शासकों ने उन्हीं स्थानों पर मस्जिदों का निर्माण कराया जहां हिंदुओं के मंदिर होने की बात कही जाती है। हिंदू टेम्पल्स नाम की एक पुस्तक में यह लिखा है कि आज भी देश भर में 1800 मस्जिदें ऐसी हैं जो विवादित हैं और जिनका निर्माण प्राचीन मंदिर को तोड़कर या उनके अवशेषों से किया गया है। और इसलिए आज बड़ा सवाल फिर से यही है कि क्या मंदिरों के लिए देश में 1800 स्थानों पर दंगे हो जाने चाहिए? क्या इन मस्जिदों को हटा देना चाहिए? क्या इन मस्जिदों पर एक नया विवाद खड़ा करके
देश में फिर से 1800 शहरों पर स्थानों में सांप्रदायिक तनाव हमें पैदा कर देना चाहिए। यह इतिहास है, जो हुआ वो हम सब जानते हैं। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको उसके सबूत भी मिल जाएंगे। यह बात सही है कि इतनी जमीन खाली पड़ी हुई थी उन शासकों के जमाने में, उन बादशाहों के जमाने में, कि वो कहीं पर भी मस्जिद बना सकते थे, लेकिन उन्होंने मंदिरों को तोड़कर उन्हीं स्थानों पर मस्जिदों का निर्माण क्यों करवाया, ये बात आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन आज हमारा कहना यह है कि कब तक हम उस इतिहास में जीते रहेंगे? क्या अब हम आगे नहीं बढ़ सकते? क्या अब हम इन सारी चीजों को भूल नहीं सकते? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू पक्ष इतिहास को भूलकर अब आगे बढ़ जाए और मुस्लिम पक्ष भी हिंदुओं की भावनाओं का अब सम्मान करे? क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना और इसके लिए सांप्रदायिक संघर्ष और तनाव पैदा कर देना सही हो सकता है? और यह हम कब तक करते रहेंगे? अगर यह सही है तो फिर देश में 1800 स्थानों पर जहां मस्जिदों के नीचे मंदिर दबे पड़े हैं, क्या उन सभी स्थानों पर इसके लिए हिंसक टकराव होगा? क्या उन सभी स्थानों पर दंगे कराए जाएंगे? उन सभी स्थानों पर लोग याचिका लेकर अदालतों में जाएंगे, फिर सर्वे होंगे तो फिर से ऐसे दंगे होंगे, हिंसा होगी, और ये ऐसी चीज है जो कभी रुकने का नाम नहीं लेगी। एक जगह खत्म होगा तो दूसरी जगह यह हिंसा शुरू हो जाएगी। अंग्रेजी में इसके लिए कहा गया है लेट गो, यानी अब जाने दीजिए। भारत के लोग और भारत का समाज इतना सहनशील है कि हमने अपनी गुलामी की निशानियों को भी आज तक संभाल कर रखा है, और इन स्थानों पर हम आज भी टिकट लेकर पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, और आजकल तो रील्स बनाने के लिए भी जाते हैं। ये जो इंडिया गेट आप देख रहे हैं, ये किसने बनवाया था? अंग्रेजों ने बनवाया था। हमने कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया और ऐसी न जाने कितनी सारी पुरानी इमारतें हैं जो हमें गुलामी की याद दिलाती हैं, उन्हें हमने आज तक संभाल कर संरक्षित करके रखा है, और हमने कभी इन धरोहरों को गुलामी के काल से जोड़कर देखा नहीं, और ना ही कभी इनसे कोई ईर्ष्या की है। आज भी हमारे देश के लोग यहां जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, और बहुत सारी जगह तो पैसा देकर टिकट लेकर इन्हें देखने के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, अपने परिवार के लिए के साथ जाते हैं। और इसका कारण यही है कि भारत का समाज इतना सहनशील है कि दुनिया का कोई और समाज इससे ज्यादा सहनशील हो नहीं सकता। और इसलिए हमें लगता है कि हर मस्जिद को मंदिर घोषित करने की मांग इस देश के लिए स्वाभाविक मांग नहीं है, यह हमारे देश के स्वभाव में नहीं है, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हमें कहीं तो रोकना पड़ेगा। इसी के साथ मुस्लिम पक्ष को भी यह समझना होगा कि अगर इतिहास में कुछ गलतियां हुई हैं, और अगर हिंदुओं के कुछ पवित्र स्थानों पर मस्जिद होने की बात सही है, तो उन्हें भी अपना बड़ा दिल दिखाकर भाईचारा दिखाना चाहिए। सोचिए, अगर भारत में 1800 स्थानों पर संभल जैसी स्थिति बन जाएगी तो फिर इस देश का क्या होगा? आज हम आपको संभल से जुड़ी एक बहुत बड़ी बात बताना चाहते हैं जो शायद आपको पता नहीं होगी। आज संभल भारत के उन इलाकों में से एक है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुसलमान बहुसंख्यक हैं। संभल में बहुसंख्यक मुसलमानों की आबादी 76.9% है, और हिंदुओं की आबादी संभल में सिर्फ 22.8% है। लेकिन संभल हमेशा से ऐसा नहीं था। एक जमाने में संभल की 100% आबादी हिंदुओं की हुआ करती थी। 5 ईसा पूर्व में संभल का इलाका, 5वीं ईसा पूर्व में संभल का इलाका पांचाल साम्राज्य का हिस्सा था, और बाद में यह मौर्य वंश का हिस्सा बना। और उस समय भी प्राचीन काल में इस इलाके को संभल ही कहा करते थे, और इस नाम का जिक्र पौराणिक मान्यताओं में भी मिलता है। कहते हैं कि कलयुग में भगवान विष्णु जिस शंबल ग्राम में कल्कि का अवतार लेंगे, वो शंबल ग्राम आज का संभल शहर ही है, और हाल ही में कल्कि फिल्म में इसी संभल शहर का जिक्र किया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर यह मान्यता सच होती है तो कलयुग में भगवान विष्णु को उस शहर में कल्कि का अवतार लेना होगा जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। संभल के इस मामले में अब तक कुल मिलाकर 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं, और पुलिस ने कुल 2500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, और कुल 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इनमें एक एफआईआर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे
सुहेल इकबाल पर दर्ज हुई है और उन पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए गए हैं। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो। किसके लिए भाषा थी वो? पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया। ये प्री प्लानिंग के तहत किया गया है। मुझे अफसोस है कि जब देश के प्रदेश और देश के रक्षक ही अगर भक्षक बन करके काम करेंगे तो इसका लोकतंत्र संविधान कैसे चलेगा? जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। न्यायपालिका के निर्णय पे अगर कोई कार्य कर रही है कार्यपालिका और उस पर पथराव हो या उस पर व्यवधान हो, तो किस तरह से ये परिस्थितियां निर्मित हुई, उसकी निश्चित तौर से जांच भी हो रही है। और अगर ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह के परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, जो दोषी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब न्यायालय के आदेश पे अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो न्यायालय के आदेश का एक तरह से अनुपालना है और उस पर कोई कानून व्यवस्था को चुनौती दे, पथराव हो प्रशासन पे, पुलिस पे, तो आत्मरक्षा के लिए करेगा। वो लाशों पर राजनीति करने का ख्वाब देखते हैं। जिनकी मृत्यु हुई दुखद है, नहीं होना चाहिए। कुंदरकी में जो अल्पसंख्यक वर्ग ने भारी मात्रा में भाजपा के पक्ष में मतदान किया, उसकी खींच आप संभल में उत्पात मचा के कराएंगे क्या? एक षड्यंत्र के तहत चुनाव के तुरंत बाद वहां इस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई कि लोग उत्तेजित हों और फिर उनका दमन किया गया, एक तरफा दमन। उनके ऊपर अत्याचार और तमाम फर्जी बेगुनाह लोगों को भी फंसाने और उनका दमन करने का कुचक्र चल रहा है। देखिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए भूतकाल में रहना कभी अच्छा नहीं होता। और खास तौर पर ऐसा भूतकाल यानी ऐसा पास्ट जिसमें बहुत सारे दर्द छिपे हुए हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें छिपी हुई हैं जो दर्द देती हैं, जो संघर्ष की कहानी कहती हैं। तो ये आपके भविष्य को भी खराब कर सकता है। और हमारे देश में, हमारे समाज को भी ये सोचना होगा कि हम कब तक हर मस्जिद के नीचे ऐसे ही शिवलिंग ढूंढते रहेंगे और ऐसे ही अपने इतिहास की बातें करके अपने भविष्य को खराब करते रहेंगे। इसलिए अब समय आ गया है, जब हम जैसे अंग्रेजी में कहते हैं मूव ऑन, आगे बढ़िए। अब समय आ गया है लेट गो करने का, यानी अब जाने देने का समय आ गया है। और ये दोनों पक्षों को सोचना होगा। समाज के जो 2 हिस्से हैं, दोनों धर्म के जो लोग हैं, इन सबको सोचना होगा। एक और बड़ी बात यह है कि हर दंगे के पीछे, हर हिंसा के पीछे अफवाह का हाथ जरूर होता है। और ये सारे हिंसा इस बार भी अगर आप देखेंगे तो ये हिंसा भड़की है अफवाहों की वजह से। और अफवाह फैलाने के लिए आजकल सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। यहां भी, संभल में भी, जब ये अफवाह फैली कि मस्जिद में वजू खाने में खुदाई कर दी गई है, उसके बाद लोग भड़क गए और फिर ये हिंसा हुई है। इसलिए हम आपसे ये कहेंगे कि अफवाहों पर आप सोच समझ कर, पहली बात तो यह कि विश्वास मत कीजिए। और अगर कोई अफवाह आप तक आती है तो उसे हमेशा क्रॉस चेक कीजिए। आजकल सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बिना वेरीफाई किए आपको कुछ भी बात बता देते हैं, कुछ भी खबर बता देते हैं, कुछ भी अफवाह आप तक पहुंचा देते हैं। आपको हमेशा अपने भरोसेमंद न्यूज चैनल को देखना चाहिए, हमेशा अपने भरोसेमंद अखबार को पढ़ना चाहिए, चाहे कोई भी आपका चैनल हो जिस पर आपको भरोसा हो। 2, 4, 5 चैनल देखिए, आप अखबारों को देखिए, जिन लोगों पर, जिन पत्रकारों पर आपको विश्वास है उन्हें देखिए और फिर सोच समझकर यह तय कीजिए कि कौन सी अफवाह है और कौन सी असली खबर है। अब हम आपको यह बताएंगे कि महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों में 7 बड़ी सीख इस देश के लिए, आपके लिए, नेताओं के लिए क्या छिपी है, लेकिन इन पर कोई बात नहीं कर रहा। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आ गए।
लोगों ने यह बता दिया आपको कि कितनी सीट किसकी आई है, किसको कितनी वोट पड़ी हैं, कौन जीता कौन हारा। लेकिन इसके पीछे एक और विश्लेषण है, इसके पीछे का एक और ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण है जिसके बारे में शायद आपने सोचा नहीं होगा। इन चुनावों के नतीजों में बहुत बड़ी बड़ी सीख छुपी हुई है। पहली और सबसे बड़ी सीख यह है कि अब हमारे देश में, हमारे देश की राजनीति में कैश वाली कल्याणकारी योजनाएं आ गई हैं और ये योजनाएं अब हर राज्य में सत्तारूढ़ पार्टियों के लिए चुनाव जीतने का एक शॉर्टकट या कह लीजिए कि एक बढ़िया फॉर्मूला बन गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार ने 2,40,00,000 महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए लाड़की बहन योजना की शुरुआत की, जो अब 2,100 रुपए हो जाएगी, यानी 2,100 रुपए हर महीने मिलेंगे। इस पर सरकार एक साल में 46,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी, 46,000 करोड़ रुपया। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने 48 लाख महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने के लिए मैया योजना की शुरुआत की, जिस पर उनकी सरकार 14,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये दोनों कैश वाली कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं को घर बैठे पैसा मिल रहा है और सरकारों को और पार्टियों को चुनावों में वोट मिल रहे हैं। एक तरफ से पैसा जा रहा है, दूसरी तरफ से वोट आ रहा है। चुनाव जीतने के इस मॉडल में सत्तारूढ़ पार्टियों को ज्यादा लाभ होता है। लोग चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टियों की तुलना में दूसरी विपक्षी पार्टियों की जीत को लेकर अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं। उन्हें लगता है कि जो पार्टी पहले से ही सरकार में है और जो पहले से ही उन्हें घर बैठे ये पैसा दे रही है, उसे ही चुनावों में वोट देना ज्यादा फायदेमंद होगा और उनके बैंक खातों में जो पैसा पहले से आ रहा है वो बिना रुके, बिना किसी अड़चन के ऐसे ही आता रहेगा। इसे हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूटी वाला मॉडल है कि जो चल रहा है वो चलता रहेगा, मैं बेकार का रिस्क क्यों लूं। वोटर भी ये सोचता है। जैसे आज अगर आपको ये पता चले कि आपके मकान में एक नया किराएदार आ सकता है जो आपको शायद ज्यादा पैसा देगा, तो भी आप पुराने किराएदार पर ज्यादा विश्वास करेंगे, जो किराएदार कम से कम हर महीने 1 तारीख को आपको लगातार किराया दे रहा है। आप सोचेंगे कि यह ज्यादा बेहतर है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। नया आदमी पता नहीं कैसा आएगा, किराया देगा या नहीं देगा, इसलिए थोड़ा बहुत किराया ज्यादा मिल जाए और इसी के साथ काम चलाते रहें। इसी प्रकार से अब हमारे जो देश के जनता है वो अगर उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है कल्याणकारी किसी योजना का, तो वो उसे डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहते, वो उस पर रिस्क नहीं लेना चाहते, जिसका फायदा सत्तारूढ़ पार्टियों को होता है। महाराष्ट्र में बीजेपी को हुआ और झारखंड में हेमंत सोरेन को हुआ। दूसरा, ये मॉडल चुनाव जीतने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये देश की आर्थिक तरक्की में नई चुनौतियां पैदा कर सकता है। भारत के 92 करोड़ कामगारों में से 62 करोड़ कामगारों की उम्र 35 वर्ष से कम है और इन युवाओं को सरकारों से रोजगार के नए अवसर और नई नौकरियां चाहिए, जॉब्स चाहिए। लेकिन हमारी सरकारें लोगों को घर बैठे ही अब कैश दे रही हैं और वो नौकरियों की कोई बात करना ही नहीं चाहती। और करें भी क्यों? अगर घर बैठे कैश आ रहा है तो फिर नौकरियों पर कौन ध्यान देगा? यह स्थिति भी तब है जब आज ही भारत सरकार ने यह कहा है कि देश के युवाओं में बेरोजगारी दर 10% है। सोचिए, जब लोग घर बैठे कैश लेने के लिए राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में जिताना शुरू कर देंगे, तब ये सरकारें नई नौकरियां पैदा करने के लिए मेहनत क्यों करेंगी? और तब इस देश में बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा मुद्दा कैसे बनेगा? घर बैठे तो पैसा आ ही रहा है, बेरोजगारों को कहीं पैसा मिल रहा है, महिलाओं को कहीं पैसा मिल रहा है, कहीं छात्रों को कुछ मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है और ये एक सुपर हिट फॉर्मूला बन चुका है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इससे जो पैसा सरकारें खर्च करती हैं, ये पैसा बांटने के लिए, वो पैसा अगर कहीं और खर्च हो, वो पैसा नई नौकरियों के लिए खर्च किया जाए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किया जाए, तो देश और ज्यादा तरक्की कर सकता है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि हमारे देश की जनता ये सोचती है कि सरकार जो उन्हें दे रही है ये पैसा, ये आखिर किसका पैसा है? ये जनता का ही तो पैसा है। जनता ने जो टैक्स में जीएसटी भर भर के जो जनता ने सरकार को दिया है, वही पैसा सरकार जनता को वापस दे रही है, तो इसमें बुराई क्या है? तो जनता भी, आम लोग भी अक्सर इसी भाव में रहते हैं कि ये उन्हीं का पैसा है जो सरकार उन्हें वापस लौटा रही है। क्योंकि आप आज जो भी सामान खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, कुछ भी करते हैं, उस सब में आप जीएसटी भरते हैं।
और ये वही जीएसटी का पैसा है जो अब आपके पास वापस आ रहा है। और बड़ी बड़ी पार्टियों की मजबूरी ये है कि अब हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारी चुनावी प्रक्रिया में इस तरह की कैश वाली जो स्कीम्स हैं, ये अब एक नया नॉर्मल बन गई हैं। अब इनके बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता। अगर कोई पार्टी आज आपसे ये कह दे कि वो इन योजनाओं को खत्म कर देगी, अगर कोई अब आपसे ये कह दे कि ये राशन अब आपको नहीं मिलेगा, अब जो कैश आपके बैंक में आता है ये अब आपको नहीं मिलेगा, ये सिलेंडर अब आपको पूरे पैसे में मिलेगा, उसी दिन वो पार्टी चुनाव हार जाएगी। तीसरी सीख ये है कि हिंदू वोटर्स अब एकजुट हो गए हैं और हिंदू वोटर्स भी एकजुट हो सकते हैं। महाराष्ट्र से आपको यह पता चलता है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन ने 234 सीटें जीती, जिनमें से 138 सीटों पर उसे 50% से ज्यादा वोट मिले। इनमें से 88 सीटें ऐसी थीं जिन पर बहुसंख्यक हिंदुओं के वोट पहले अक्सर चुनावों में बंट जाया करते थे और इसका विपक्षी दलों को फायदा होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। चौथी बात, ऑल इंडिया एकता फोरम के अध्यक्ष और इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना सज्जाद नोमानी ने बीजेपी को हराने के लिए मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की थी। उन्होंने बीजेपी का समर्थन करने वाले मुसलमानों का बहिष्कार करने के लिए कहा और उन मुसलमानों के खिलाफ फतवा जारी कर दिया जो मुसलमान बीजेपी का पक्ष ले रहे थे। उन्होंने खुलकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगे, महाराष्ट्र में मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग की। लेकिन मौलाना सज्जाद नोमानी की इस अपील से मुसलमानों का तो पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के 80% हिंदू एकजुट हो गए। तो मौलाना साहब ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए जो है वो काम आए, उनकी वजह से हिंदू एकजुट हो गए, मुसलमानों का कह नहीं सकते। महाराष्ट्र के हिंदुओं को यह विश्वास हो गया कि बीजेपी एक है तो सेफ है का जो नारा दे रही है वो मौजूदा वक्त में जरूरी है। आज से कुछ वर्ष पहले तक हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, हिंदू वोटर जो हैं, वो चुनाव में मुस्लिम धर्मगुरुओं के ऐसे फतवों का, ऐसी अपील का संज्ञान ही नहीं लेते थे। लेकिन महाराष्ट्र के नतीजों ने बताया कि अब हिंदुओं के सोचने का तरीका भी बदल रहा है और अब यही कारण है कि मौलाना सज्जाद नोमानी आज अपने पुराने बयानों और फतवों के लिए माफी मांग रहे हैं। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद ने भी मौलाना सज्जाद नोमानी से मुलाकात की थी और वो भी इस बार के चुनाव में हार गए। मौलाना साहब इन्हें भी जिता नहीं पाए। तो अब एक बड़ी बात यह है कि जब भी कोई मौलाना अपने धर्म के लोगों से यह कहता है कि वो एकजुट हो जाएं और किसी एक पार्टी को हरा दें, तो उसका फायदा बीजेपी के वोटर्स को हो रहा है। इसलिए उन्हें यह सोच समझकर इस तरह की अपील और फतवा करना पड़ेगा। पांचवां, इस नतीजे से यह भी पता चला कि चुनावों में मुस्लिम वोट भी बट सकते हैं। देखिए, पहले तो हिंदू वोट बटते थे, अब मुस्लिम वोट भी बट रहे हैं। महाराष्ट्र में 38 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 20% या उससे ज्यादा है। पहले इन सीटों पर मुस्लिम वोटों की एकता और हिंदू वोटों के विभाजन से विपक्षी दल आसानी से जीत जाते थे, लेकिन इस बार इन 38 सीटों में सबसे ज्यादा 14 सीटें बीजेपी ने जीत ली, 5 कांग्रेस ने जीती। सोचिए, कांग्रेस से कहीं ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीत ली और 6 सीटें उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जीती। इन 38 में से आप देख लीजिए इनका ब्रेकअप, 14 बीजेपी, 5 कांग्रेस और 6 उद्धव ठाकरे। यानी मुसलमान जो वोट है और उनके जो इलाके हैं वो बट गए। इनमें भी मालेगांव सेंट्रल की जिस सीट पर 78% मुस्लिम वोटर्स हैं और सिर्फ 18.5% हिंदू वोटर्स हैं, वहां मुस्लिम वोटों के बटने से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। इस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सिर्फ 162 वोटों से चुनाव जीती है। छठी बात, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभालने में अब पिछड़ गए हैं। जो असल में उनके परिवार के 2 सबसे बड़े नेता हैं, जो ठाकरे परिवार से आते हैं, वो दोनों ही पिछड़ गए। महाराष्ट्र के लोगों ने एकनाथ शिंदे को बाला साहब ठाकरे की विरासत का असली हकदार मान लिया और बाला साहब ठाकरे का जो असली पुत्र है और उनके परिवार का जो दूसरा नेता है, उन्हें असली शिवसेना नहीं माना। एकनाथ शिंदे की पार्टी ने 81 में से 57 सीटें जीत ली, उनका स्ट्राइक रेट है 70%। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 95 में से सिर्फ 20 सीटें जीती और उनका स्ट्राइक रेट रह गया सिर्फ 21%। एक जमाने में राज ठाकरे ये कहते हुए शिवसेना से अलग हो गए थे कि वो बाल ठाकरे की विरासत के असली हकदार हैं और अब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने इस बार
उनकी पार्टी का भी सफाया कर दिया। यानी जो दोनों ठाकरे बंधु हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, दोनों को महाराष्ट्र की जनता ने यह कह दिया कि वो उन्हें असली शिवसेना नहीं मानते और ठाकरे साहब का जो उत्तराधिकारी है वो अब एकनाथ शिंदे को मानते हैं। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, जो राज ठाकरे की पार्टी है, उसने 125 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें उसे एक भी सीट नहीं मिली। 125 पर चुनाव लड़ा, एक भी सीट नहीं मिली। इनमें भी 129 सीटों पर, 124 सीटों पर, माफ कीजिएगा, 124 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे खुद माहिम सीट से 17,000 वोटों से चुनाव हार गए। तो आप सोच लीजिए, ज्यादातर सीटों पर एक को छोड़कर जमानत जब्त हो गई। वर्ष 2006 में जब राज ठाकरे शिवसेना से अलग हुए तब बहुत सारे लोग कहते थे कि राज ठाकरे में बाल ठाकरे की राजनीतिक शैली दिखाई देती है, वही असली उत्तराधिकारी बनेंगे। लेकिन आज राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र में अपना अस्तित्व पूरी तरह से खो चुकी है। एक भी सीट उनके पास नहीं है और अब उनका राज्य की पार्टी का दर्जा भी छीन सकता है। 7वां पॉइंट, इन नतीजों ने यह भी बताया कि अब वोटर्स के सोचने का तरीका बदल रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके बेटे जीशान सिद्दीकी का चुनाव में जीतना लगभग निश्चित माना जा रहा था। सबको लगता था कि जीशान सिद्दीकी को जनता की सहानुभूति मिलेगी। अजीत पवार की एनसीपी ने उन्हें बांद्रा ईस्ट से टिकट भी दिया, जहां 33% मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन जीशान सिद्दीकी 11,000 वोटों से इस सीट पर हार गए। बाबा सिद्दीकी की हत्या सलमान खान के साथ उनकी दोस्ती और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एक हिंदू छवि से भी मुस्लिम वोटर्स जीशान सिद्दीकी के पक्ष में एकजुट नहीं हुए और इससे यह पता चलता है कि अब जनता के सोचने का तरीका बदल रहा है। आप सोच लीजिए, सलमान खान इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर हैं। सलमान खान से बाबा सिद्दीकी की दोस्ती थी और बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। सलमान खान की जान के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई है। इस सब के बावजूद जीशान सिद्दीकी चुनाव हार गए। और आखिर में हम आपको प्रशांत किशोर के बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं, जो पहले नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाया करते थे। बड़े बड़े नेताओं को, पार्टियों को उन्होंने चुनाव जिताकर सरकार में बैठा दिया था, लेकिन अब वो खुद अपनी पार्टी बनाकर एक नेता बन गए हैं और अपने पहले ही चुनाव में उनकी पार्टी की बहुत बुरी हार हुई है। बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी ने 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ा, जिनमें 3 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। प्रशांत किशोर ने 2014 में बीजेपी के लिए लोकसभा चुनावों की रणनीति बनाने में मदद की। फिर उन्होंने आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में नीतीश कुमार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ाया और इन पार्टियों की शानदार जीत हुई, जिसका श्रेय प्रशांत किशोर लेते थे कि मैंने जितवाया इन सब लोगों को, मेरी रणनीति से जीते। और यहीं से प्रशांत किशोर को यह लगा कि जब वो दूसरी पार्टियों को चुनाव जितवा सकते हैं तो वो अपनी खुद की पार्टी को चुनाव में क्या नहीं जितवा पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और इस बार उन्होंने 4 विधान सीटों पर उपचुनाव लड़ा, लेकिन वो इन सीटों पर हार गए और इनमें भी 3 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। अब आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, आपके घर में भी इसकी चर्चा हुई होगी। ये खबर नवजोत सिंह सिद्धू की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में है जो उन्होंने अपनी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के स्वास्थ्य को लेकर की थी और बताया था कि उनकी पत्नी ने घरेलू नुस्खों और आयुर्वेद और अपने खाने पीने में बदलाव करके, अपनी जीवन शैली में बदलाव करके कैंसर जैसी लाए इलाज बीमारी को 4th स्टेज में होने पर भी हरा दिया। सिद्धू के इस दावे की पूरे देश में चर्चा होने लगी। हमने भी आपको यह खबर दिखाई थी और करोड़ों लोगों ने इसे घरेलू नुस्खों का चमत्कार बताया और यह खबर आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाई थी। लेकिन अब सिद्धू के इस दावे को लेकर नया विवाद पैदा हो गया है देश में और हमारे देश के कई बड़े बड़े डॉक्टर्स ने और कैंसर स्पेशलिस्ट्स ने कहा है कि सिद्धू की इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने कहा है कि सिद्धू के दावों के पीछे ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इस अस्पताल ने कैंसर रोगियों को सलाह दी है कि वो ऐसे किसी भी घरेलू नुस्खों पर भरोसा ना करें जो वैज्ञानिक शोध में प्रमाणित नहीं हुए हैं। आप सोचिए, टाटा अस्पताल ने ये बयान जारी किया खासतौर पर। कैंसर के बड़े बड़े डॉक्टरों का और स्पेशलिस्ट का यह कहना है कि कैंसर के मामलों में जागरूकता बहुत जरूरी है और कैंसर का सही इलाज सर्जरी,
रेडिएशन और कीमोथेरेपी है, ना कि सिद्धू द्वारा बताए गए घरेलू नुस्खे। और इसी बयान में यह बताया गया है कि हल्दी और नीम के कई फायदे हो सकते हैं, लेकिन कैंसर के रोगियों के लिए इन्हें प्रभावी बताना उन्हें गुमराह करने जैसा है। और अभी दुनिया में इसका कहीं भी कोई भी क्लिनिकल डेटा मौजूद नहीं है कि अगर आप नीम के पत्ते खा लेंगे या अगर आप हल्दी पाउडर खा लेंगे या कुछ बदलाव अपनी जीवन शैली में कर लेंगे तो उससे कैंसर ठीक हो जाएगा। डॉक्टरों के इस बयान पर सिद्धू ने आज फिर से अपनी सफाई दी और कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो डॉक्टरों की सलाह पर एक सहयोगी प्रक्रिया के रूप में किया, यानी जो भी डाइट उन्होंने फॉलो की उनकी पत्नी ने, वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ साथ चल रही थी। वो डॉक्टरों से भी अपनी पत्नी का इलाज करा रहे थे और इस इलाज के साथ साथ घरेलू नुस्खों का भी पालन कर रहे थे। उन्होंने कीमोथेरेपी भी करवाई है, सर्जरी भी कराई है, कैंसर का जो पूरा ट्रीटमेंट होता है वो पूरा ट्रीटमेंट उन्होंने लिया है, कैंसर की सारी दवाइयां ली हैं, कैंसर का जो पूरा ट्रीटमेंट का कोर्स होता है उसे पूरा किया है, लेकिन साथ साथ उसके जीवन शैली में भी बदलाव किया है। आज मैं डाइट प्लान सरबत के भले के लिए रिलीज करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं ये कह दूं कि मेरे लिए डॉक्टर भगवान का रूप है और प्राथमिकता हमेशा डॉक्टर की रही है। मेरे तो घर में डॉक्टर है भाई, वो तो सुनती ही नहीं है बगैर डॉक्टर के। तो हमने जो कुछ भी किया है वो डॉक्टरों की सलाह के साथ एक सहयोगी प्रक्रिया में किया है। और मैं ये कह दूं कि इस डाइट को बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं तो पढ़ाई करके जो बड़े बड़े एमिनेंट डॉक्टर्स थे उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी उसी को संग्रहित कर चुका हूं। और दुनिया के बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं ये उनकी ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करके नोनी के लिए एक डाइट चार्ट बनाई थी और ये भी डॉक्टर्स की सलाह के साथ ही उसे इम्प्लीमेंट किया। नोनी कुछ कहना चाहती हैं? एज अ डॉक्टर मुझे भी लगता था कि ट्रीटमेंट जो होती है ट्रीटमेंट वो ही काम करती है और उसके अलावा ये आयुर्वेदा वगैरह बाद में सोचेंगे, बाद में देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता था मैं बीमार हूँ, ऊपर से आप मुझे कौड़ी कौड़ी चीज़ें दे रहे हो और खाने नहीं दे रहे प्रॉपरली। तो पर जब मैंने खाना शुरू किया, शुरू में मुश्किल लगा, 1 हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद मुझे वो अच्छा लगने लग गया, क्योंकि मेरा वेट लॉस होना शुरू कर गया, कहाँ स्वेलिंग थी वो कम होनी शुरू हो गई, मुझे अच्छा फील होने लगा। सो बाय द टाइम अब मैं पहुंची हूँ तो मैं 30 किलो रिड्यूस कर चुकी हूँ। तो कहीं ना कहीं उसने बहुत मेरी मदद की है आयुर्वेदिक डाइट ने। सिद्धू ने सोशल मीडिया पर आज एक नया डाइट चार्ट शेयर किया है और कहा है कि उनकी पत्नी के कैंसर से ठीक होने में सर्जरी, कीमोथेरेपी के साथ साथ एक सख्त डाइट प्लान, सही जीवन शैली और कैंसर से लड़ने का दृढ़ संकल्प भी शामिल था। उनकी सलाह है कि अगर डॉक्टरों की निगरानी में अनुशासित जीवन शैली और खान पान को अपनाया जाए, रात के खाने और सुबह के नाश्ते के बीच 12 से 17 घंटे का अंतर रखा जाए, हर रोज नाश्ते से पहले गर्म पानी, नींबू का रस और सेब का सिरका पिया जाए, हल्दी पाउडर और 9 से 10 नीम के पत्ते चबाए जाएं, चुकंदर और आंवले के जूस के साथ शाम के खाने से चावल और गेहूं को हटा दिया जाए, चीनी खाना बंद कर दिया जाए, तो ये घरेलू नुस्खे कैंसर के रोगियों की रिकवरी को संभव बना सकते हैं और उनकी पत्नी इसका जीता जागता उदाहरण है। ये बातें सिद्धू ने पहले भी कही थी, लेकिन उस समय उनके बयान का भाव यह था कि उनकी पत्नी ने घरेलू नुस्खों और खान पान और लाइफस्टाइल में बदलाव करके ही कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को हरा दिया। लेकिन उसके बाद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने एक बयान जारी किया। हमारे देश के लगभग 250 कैंसर स्पेशलिस्ट और कैंसर के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने उस पर हस्ताक्षर किए और कहा कि लोगों को कैंसर जैसी बीमारी के बारे में गुमराह नहीं किया जा सकता। कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये सोचने लगें कि सिर्फ नीम के पत्ते खाने से, हल्दी खाने से और लाइफस्टाइल में बदलाव करने से ही कैंसर ठीक हो जाएगा। हम भी आपको ये कह रहे हैं कि आपको कैंसर का ट्रीटमेंट लेना ही होगा। कीमोथेरेपी अगर आपका डॉक्टर बता रहा है, कोई और सर्जरी बता रहा है, ये सब आपको करना ही होगा और बाकी इसके अलावा अनुशासित जीवन शैली से तो आपको हमेशा ही फायदा होगा। हमारे देश के जितने भी लोग ऐसा सोच रहे थे कि सिर्फ घरेलू नुस्खे या आयुर्वेदिक उपचार से ही नवजोत का और सिद्धू का कैंसर ठीक हो गया, वो पूरी तरह से सही नहीं है। कैंसर की दवाइयां और इलाज का फॉर्मूला दुनिया भर में शोध और परीक्षण के बाद तैयार किया जाता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बड़ी बड़ी लैब्स में इस पर रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं और इसी वजह से ये दवाइयां काफी हद तक सभी लोगों पर समान रूप से असर करती हैं। सिरदर्द की एक गोली
एक व्यक्ति पर वही असर करती है जो दूसरे पर करेगी, लेकिन घरेलू नुस्खों के साथ अक्सर ऐसा नहीं होता। उन्हें प्रमाणित नहीं किया गया है। हर व्यक्ति का शरीर अलग तरह से व्यवहार करता है, इसलिए जरूरी नहीं कि कोई घरेलू नुस्खा एक व्यक्ति पर जो असर करे वैसा ही असर दूसरे व्यक्ति पर भी करे। आपने भी देखा होगा, आपने मान लीजिए अगर आप एक घरेलू नुस्खा अपनाते हैं, आप नींबू का रस पीते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर जो असर करे वैसा दूसरे पर भी असर करे उतना ही। कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। और इसीलिए यह कहा जाता है कि सबका शरीर अलग अलग है और सबके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी बीमारी है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये किसी को नहीं पता। इसीलिए सही इलाज के साथ डॉक्टर्स की सलाह पर घरेलू नुस्खे अपनाना तो ठीक हो सकता है, लेकिन बीमार होने पर सिर्फ घरेलू नुस्खे के भरोसे रहना खतरनाक साबित हो सकता है। घरेलू नुस्खे गलत नहीं होते, ना ही ये आपके लिए खराब हैं। ये ऐसे नुस्खे हैं जो किसी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, किसी के लिए थोड़े कम फायदेमंद हो सकते हैं, और ऐसा बीमारियों और हर इंसान की उसकी शारीरिक संरचना के कारण होता है। और यही कारण है कि दवाइयों के साथ डॉक्टरों की निगरानी में घरेलू नुस्खे और अनुशासित जो आपका जीवन शैली है उसे अपनाना सही है। और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी आपको आज यही बताया है। आज ही नवजोत सिद्धू ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ बाहर घूमने निकले और कहा कि आज उनका चीट डे है। इस वीडियो में वो अपनी पत्नी के साथ चाय पी रहे हैं और बन मस्का भी खा रहे हैं। दो बातें इसमें आपको, एक समर्पित पति दिखाई देंगे, पति पत्नी का प्रेम दिखाई देगा, और नवजोत कौर सिद्धू का जो संकल्प है, दृढ़ निश्चय था कैंसर से लड़ने का, वो आपको दिखाई देगा। आपको पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की तस्वीर दिखाते हैं जहां जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और ये प्रदर्शन पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल की रिहाई के लिए हो रहे हैं, जेल से रिहाई के लिए, जिनमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, 70 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों को इस्लामाबाद में घुसने से रोकने के लिए वहां के सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है, और इस्लामाबाद में एंट्री वाली सभी सड़कों को शिपिंग कंटेनर्स रखकर सील कर दिया गया है। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने लिफ्टिंग उपकरण और भारी मशीनों की मदद से इन कंटेनर्स को भी वहां से हटाकर अपना रास्ता बना लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान इमरान खान के समर्थकों की सुरक्षा बलों से कई झड़पें हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का आरोप है कि पुलिस ने उनके 3,500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में 5 सांसद भी हैं। सरकार ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी है। इसके अलावा इस्लामाबाद और पंजाब प्रांत में स्कूल भी बंद कर दिए गए। 72 साल के इमरान खान पिछले साल अगस्त से ही जेल में बंद हैं, और उनके समर्थकों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाए। इमरान खान को तोशाखाना के मामले में जमानत मिल भी गई थी, लेकिन जेल से बाहर आने से पहले ही उन्हें एक और मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, और इसके बाद से ही इमरान खान के समर्थक भड़के हुए हैं। उनकी पत्नी बुशरा बीबी और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गुंडापुर ने प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया और इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया। उन्होंने पीटीआई के कार्यकर्ताओं से हर हाल में इस्लामाबाद पहुंचने की अपील की है, और पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि बुशरा बीबी देश में आग लगा रही हैं और इसके लिए वो पठानों को भड़का रही है। तो बुशरा बीबी का आरोप है कि इमरान खान की सरकार सऊदी अरब ने गिरवाई थी। जिंदगी में शांति से जीने के 2 ही तरीके हैं। पहला, उन लोगों को माफ कर दीजिए जिन्हें आप भूल नहीं सकते, और दूसरा, उन लोगों को भूल जाइए जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते।